हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास की श्रृंखला में आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो आप लोग सामने तो देख ही रहे होंगे। ब्रिटिश कंपनी की सामाजिक सांस्कृतिक नीति। आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना लंबा टॉपिक सर ने ले लिया है कि अब तक ब्रिटिश कंपनी की नीतियां नहीं चल रही। दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश कंपनी ने 1757 से लेकर के 1857 तक अपनी भारत पर स्थिति मजबूत की। लगभग 100 साल तक तो उनका डायरेक्ट रूल था ही। उसके बाद ब्रिटिश शासन का रूल आ गया, ठीक है ना, 1947 तक। तो लगभग पूरे 190 साल का इतिहास रहा है उनका, ये पूरा का पूरा। बाकी तो उससे पहले जितना भी यहां पर रहे, व्यापार किया, तो वो तो एक अलग चीज थी। ये तो उनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शासन का प्रमाण है। तो ऐसे में उन्होंने अपने उद्देश्यों के लिए बहुत सारी नीतियों को यहां पर लागू किया था, जिनमें अब तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आपकी राजनीतिक नीति, उनकी प्रशासनिक नीति, उनकी आर्थिक नीतियां, और अब हम बात कर रहे हैं सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों के संदर्भ में कि क्या ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश शासन ने भारत में कुछ अपना सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में योगदान दिया था या नहीं दिया था, या उसमें कोई इंटरफियर किया था या कुछ और था। इन्हीं मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि जब तक इसको समझेंगे नहीं तब तक आपको ये चीज पता कैसे चलेगी कि 1857 के विद्रोह में भारतीय लोगों ने, भारतीय सैनिकों ने विद्रोह क्यों किया था। केवल उनका आर्थिक शोषण नहीं था, केवल राजनीतिक नियंत्रण भारत पर नहीं था, बल्कि कुछ और भी ऐसी चीजें थीं जिसकी वजह से इंसान पूरी तरीके से परेशान हो चुका था, पूरी तरीके से परेशान हो चुका था, ठीक है ना। जब इंसान के अपने समाज, धर्म और परंपराओं पर जब आघात करते हैं तो वो समझ लेता है कि यह अंतिम आघात है और इसको सहन करना अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तो वही चीज है और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि मंगल पांडे जैसा व्यक्ति 1757 में केवल चर्बी वाले कारतूस की वजह से अपने अधिकारी की हत्या करता है, और आगे चल करके वो सभी सैनिक उन्हीं सारी बंदूकों का इस्तेमाल करते हैं जिनको चलाने से उन्होंने इनकार कर दिया था, और विद्रोह शुरू कर देते हैं शासन के खिलाफ, क्योंकि समझ लिया था कि यह अंतिम आर पार की लड़ाई है। क्योंकि अगर उन्होंने अब नहीं किया तो हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए उनकी जो प्रयास है वो कुछ भी दिखाई ना दें, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में उनकी सामाजिक सांस्कृतिक नीतियां बदल जाएं। तो इसी पर्पस से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटिश कंपनी की या ब्रिटिश शासन की सामाजिक सांस्कृतिक नीति भारत के संदर्भ में क्या थी। चलिए दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। और इसमें स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यूपीएससी 2026-2027 की आप में से जो सभी लोग तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक सिस्टमैटिक तरीके से घर बैठ करके बेहतरीन फैकल्टीज के साथ विद इन टाइम और सभी जो जरूरी चीजें हैं उनको ध्यान में रखते हुए अगर क्लास करने का मौका मिले, स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ने का मौका मिले, तो डेफिनेटली आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, मई मॉर्निंग बैच। और इसमें एडमिशन की जो लास्ट डेट है 31 तारीख है, तो अभी आप जल्दी से ज्वाइन करिए और MK लाइव कोड के माध्यम से मात्र 31,999 रुपए में इस बैच को ज्वाइन करिए, ठीक है ना। बाकी किसी तरह का कोई भी डाउट होता है तो मुझे यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी और टेलीग्राम या व्हाट्सएप नंबर है। लेकिन कोड MK लाइव जरूर लगा लेना, डिस्काउंट के लिए भी और मेरा पर्सनल गाइडेंस के लिए भी, ठीक है ना। और ये मेरा नाम और ये अचीवमेंट्स हैं जो आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है जिसके थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ओके, ये बार कोड है या इसका नंबर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं ब्रिटिश कंपनी की या ब्रिटिश शासन की सामाजिक सांस्कृतिक नीति, और इसको हम लोग 3 चरणों में देखने की कोशिश करेंगे। एक 1757 से लेकर के 1813 का चरण, यानी कि
प्लासी के युद्ध से लेकर के 1813 के चार्टर एक्ट तक, और 1813 से लेकर के 1857 तक, यानी कि 1857 के विद्रोह तक, और उसके बाद 1857 के बाद में। लेकिन इसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक चीज और बता देना चाह रहा हूं, वो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि ब्रिटिश शासन जो है, यहां पर जो सामाजिक धार्मिक सुधार की नीति है या सामाजिक सांस्कृतिक नीति है, सामाजिक सांस्कृतिक नीति जो ब्रिटिश शासन की है, उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। और एक पार्ट हम देखेंगे तो ये कहलाता है 1857 से पूर्व का, और एक है 1857 के बाद का। ये रहा दो, बिफोर 1857 एंड आफ्टर 1857, ठीक है ना। अब कहोगे इसमें क्या है? ये इसमें जो कंसेप्ट है वो ये है कि 1857 से पहले जो शासन में कंसेप्ट है वो है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां, ये रहे, और उनके माध्यम से सुधार, उसके माध्यम से सुधार के प्रयास, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। यानी कि इससे पहले जो भी सुधार किए हैं सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी नीतियों के माध्यम से किए। और 1857 के बाद जो है, इसमें देखेंगे तो इसमें आपके ब्रिटिश शासन के सुधार हैं, ब्रिटिश शासन के सुधार हैं, और साथ के साथ भारतीय समाज सुधारकों के प्रयास है बड़े लेवल पर के प्रयास। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इससे पहले 1857 से पहले भारत में भारतीय जो समाज सुधारक है उनका कोई योगदान नहीं है। बिल्कुल है। राजा राम मोहन राय हैं, ईश्वरचंद विद्यासागर हैं, D.K. कर्वे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भारत में सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक सुधारों के लिए प्रयास किए थे। लेकिन इसमें मेन जो डोमिनेटिंग पार्ट है वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी पॉलिसीज, उसी के बिहाफ पर यह सुधार किए गए। अदरवाइज इनको सुधार करने का कोई लक्ष्य नहीं था, क्योंकि इससे पहले जो भी सुधार किए गए हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी के तहत कानून बना करके लागू किए गए। चाहे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का उन्मूलन का कानून बनवाया हो, या ईश्वरचंद विद्यासागर ने आपके विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रयास किए हो, केशव चंद्र सेन ने आगे जाकर के और भी बहुत सारे प्रयास किए। 1857 के बाद ब्रिटिश शासन की भूमिका कम हो जाती है, लेकिन वो करती है ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं किए हैं, लेकिन उतनी भूमिका नहीं है जितनी इन लोगों की भूमिका है। क्योंकि इस पीरियड में उन्होंने जो समाज सुधार किए हैं, महिला सुधार के लिए प्रयास किए हैं, सामाजिक धार्मिक सुधार के प्रयास किए हैं, निम्न जाति आंदोलन चलाए हैं दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्र में, जिनमें ज्योतिबा फुले, अंबेडकर, ठीक है ना, आत्मसम्मान आंदोलन, वाइकोम सत्याग्रह, जस्टिस आंदोलन, ऐसे बहुत सारे निम्न जाति आंदोलन चले हैं। तो कहने का मतलब यह है कि 1857 से पहले का जो सामाजिक सांस्कृतिक नीति का पक्ष है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश शासन के प्रभाव में ज्यादा है, और 1857 के बाद भारतीय समाज सुधारकों की भूमिका ज्यादा है। उससे पहले भारतीय समाज सुधारकों की भूमिका कम थी, ठीक है ना। इस परिप्रेक्ष्य से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, और इसमें मैंने बताया कि ये 3 चरण हैं जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी को समझेंगे। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो है आपके, ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है ना। ये 3 चरण हैं, 1 by 1। इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, और यहां पर देखेंगे तो आपका पहला चरण हम देखेंगे, प्रथम चरण। मैंने औपनिवेशिक नीति आपको बताई थी, अगर आपको पता हो तो, 1757 से लेकर के 1813। प्रथम चरण में कंडीशन क्या थी कि ब्रिटिश कंपनी की जो पॉलिसी है इसमें ध्यान रखना,
यहीं पर चार्ट बना करके मैं समझाता चल रहा हूं। इस समय कंपनी ने एक पॉलिसी बनाई थी जिसका नाम है हस्तक्षेप की नीति। हस्तक्षेप की नीति ये रही, ठीक है ना। एक दूसरा चरण है द्वितीय चरण, जिसे हम कहते हैं 1813 से लेकर के 1857 तक। और तृतीय चरण है 1857 से लेकर 1947 तक। 90 साल का चरण ये रहा। इसमें जो पॉलिसी है, मैंने कहा कि हस्तक्षेप की नीति है। इसमें जो है आपका सक्रिय हस्तक्षेप की नीति है। सक्रिय हस्तक्षेप की नीति ब्रिटिश कंपनी ने अपनाई। और इसमें जो पॉलिसी है वो है आपका, जिसे हम कह सकते हैं कि एक निष्क्रिय हस्तक्षेप। हस्तक्षेप तो है लेकिन निष्क्रिय हस्तक्षेप है, केवल नाम मात्र के लिए। यह रही हस्तक्षेप की नीति। हस्तक्षेप यानी कोई इंटरफेयर नहीं, यहां पर पूरी तरीके से एक्टिव इंटरफेयर है और यहां पर इनएक्टिव है। अब कहोगे इसका मतलब क्या है? दोस्तों, इसका मतलब है, सीधा सीधा समझिएगा कि इस पीरियड में कंपनी जो है केवल और केवल व्यापार करना चाहती है और भारत से पैसा उठा करके, पैसे किसी सामान खरीद करके बाहर ले जाना चाहती है, बाकी वो कुछ नहीं चाहती। यानी कि यहां पर कंपनी का जो उद्देश्य है भारत से धन संग्रह और भारत से व्यापार और भारत से माल का निर्यात, बस यही उसका उद्देश्य है। इसीलिए वो इस पीरियड में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करती, कोई सुधार का प्रयास नहीं किया। यानी इस पीरियड में कोई सुधार नहीं किया, कोई सुधार नहीं, उसे जरूरत भी नहीं है। क्यों करे? क्या हुआ, उसने छोटे मोटे अदरसे मदरसे बनवाए, जैसे आपका वॉरेन हेस्टिंग्स वगैरह ने एक कलकत्ता मदरसा बनवाया। यह कोई सुधार के प्रयास नहीं है, एक छोटा सा स्टेप है कि चलो ओके, छोटी मोटी चीज है। कारण भाई 1757 में प्लासी का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध, बंगाल पर कब्जा इलाहाबाद की संधि के माध्यम से, और 65 से लेकर के 72 तक पूरा का पूरा द्वैध शासन, और 72 के बाद 1772 के बाद बंगाल पर पूर्ण नियंत्रण। और उसके बाद उन्होंने, सोचिएगा, 1813 तक आते आते मैसूर और मराठा क्षेत्र पर कब्जा हो गया, दिल्ली पर कब्जा हो गया, अवध कंट्रोल में हो गया। इनका एक ही पर्पस था, यहां से भू राजस्व लेना, पैसा इकट्ठा करना, और पैसा इकट्ठा करके उस पैसे से माल खरीदना, और माल खरीद करके यूरोप में बेच करके उसका मुनाफा कमाना, और बदले में भारत को लिए कुछ भी नहीं देना। और ये मैंने आप लोगों को धन के निष्कासन की नीति मैंने आपको समझाई भी थी, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको पूरा बताया भी था, धन के निष्कासन को लेकर के सारी चीजें। ओके एवरीबॉडी, तो ये सारी चीजें हैं जिनको आप लोगों को देखने की जरूरत है। ओके, तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने यहां पर कहा कि जो तुम कर रहे हो सामाजिक धार्मिक स्तर पर जो भी है वो अपने करते रहो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन 1813 के बाद में यहां पर उनकी नीति बदल गई। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में, लंदन में, इंग्लैंड में क्या हो गई? औद्योगिक क्रांति हो गई, औद्योगिक क्रांति। और औद्योगिक क्रांति के लिए उन्हें अब बाजार चाहिए था अपना माल बेचने के लिए, और चाहिए था कच्चा माल, और वो भारत से ही मिल सकता था। इसीलिए इस पीरियड में मैंने आपको बताया था, डलहौजी की विलय की जो नीति थी उसमें कंसेप्ट क्या था? वो यही था कि भारतीय राज्यों पर कब्जा कर लीजिए, उनको अपने कंट्रोल में ले लीजिए। और यहीं पर आपको पता है कि 1813 में चार्टर एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को
ब्रिटिश सरकार ने समाप्त कर दिया, केवल 2 चीजों को छोड़ करके, एक चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार। बाकी अन्य कंपनियों को भी भारत में आने की अनुमति दे दी गई, क्योंकि इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई है उसकी वजह से वहां पर जो कंपनियां उभर के सामने आई, उद्योगपति उभर के सामने आए, तो उनको अपना माल बेचने के लिए बाजार चाहिए था और उनके उद्योगों के लिए कच्चा माल चाहिए था। अब कहोगे ये तो अमेरिका से भी मिल सकता था, अमेरिका स्वतंत्र हो चुका था और संबंध खराब हो चुके थे। दूसरा, यूरोप से मिल सकता था, यूरोप में नेपोलियन ने इन पर प्रतिबंध लगा रखे थे, महाद्वीपीय व्यवस्था लगा रखी थी, तो यूरोप के साथ संबंध खत्म हो चुके थे। यूरोप के साथ इनके संबंध खत्म हो चुके थे। दैट्स वाई इन्होंने इंडिया पर फोकस किया और यहां पर उन्होंने नीति लागू की जिसे हम कहते हैं मुक्त व्यापार की नीति। और मुक्त व्यापार की नीति का मतलब था कि भारत में सभी कंपनियों को आने की अनुमति दे दी गई, अपना माल बेचे। और इसी वजह से उन्होंने भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप किया। हस्तक्षेप 2 तरीके से किया था। हस्तक्षेप, एक तो उनको यहां बाजार बनाना था, और बाजार तभी बनेगा जब यहां के कुछ लोग उनका समर्थन करेंगे, उनका माल खरीदेंगे। तो बुद्धिजीवी वर्ग को अपने साथ में करने की कोशिश की। इसी के लिए भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग को समर्थन दिया, और बुद्धिजीवी वर्ग ने इनका समर्थन लिया क्योंकि उन्हें अपने समाज की कुरीतियां हैं उनको दूर करना है, और ब्रिटिश शासन को, ब्रिटिश कंपनी को भारत में अपने विभागों में कर्मचारी चाहिए थे जो कम पैसे में भारत के बुद्धिजीवी वर्ग दे सकते हैं और उनके समर्थक भी बन सकते हैं, जो उनके माल के लिए अच्छा बाजार बन जाएंगे और उनके ब्रिटिश शासन के यहां पर रहने का औचित्य भी सिद्ध करेंगे कि ये लोग ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से बुद्धिजीवी वर्ग को अपने समर्थन में लेने की कोशिश की, और इसी वजह से उनका समर्थन लेने के लिए उनके लिए कुछ सुधार कार्य करने की कोशिश की गई, जिससे कि और ज्यादा बुद्धिजीवी वर्ग इनके साथ जुड़ सकेंगे, उनका बाजार का निर्माण हो जाएगा। तो ये एक कंसेप्ट था। दूसरा कंसेप्ट था कि उनको अपने ऑफिस के लिए सस्ते कर्मचारी चाहिए थे जो इंग्लैंड से ज्यादा नहीं आ सकते थे, उनकी एक सीमा थी। तो इस तरीके से ये इस कंसेप्ट को अपनाया गया, कारण यही था। और तीसरे चरण में जब 1857 का विद्रोह हो गया, तो विद्रोह का बहुत बड़ा कारण था इनकी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक नीतियां। चर्बी वाले कारतूस बहुत बड़ा कारण था। ईसाई मिशनरियों द्वारा इनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बहुत बड़ा कारण था। इसी वजह से इनके सत्ता पर चुनौती आ गई थी कि यार अब हमको भागना पड़ेगा, लेकिन किसी कारण से ये बच गए, और बच गए तो यहां पर सत्ता परिवर्तन हो गया, ब्रिटिश कंपनी की जगह पर ब्रिटिश शासन आ गया, और उन्होंने यहां पर क्या कर दिया, सक्रिय हस्तक्षेप की नीति का त्याग दिया, निष्क्रिय हस्तक्षेप की नीति अपनाई, ठीक है ना, और किसी प्रकार का सुधार का पक्ष नहीं लिया, सुधार पर का पक्ष नहीं लिया, केवल बाल विवाह और शिक्षा को छोड़कर बाकी किसी चीज में उन्होंने योगदान नहीं दिया। केवल बाल विवाह, शिक्षा को छोड़ करके बाकी तुमको जो करना है करो, क्योंकि उन्हें तो भारत के संसाधन लूटने थे, भारत का माल, कच्चा माल खरीदना था, अपना बना हुआ माल यहां बेचना था। तो इस तरीके से ये 3 चरण थे। होपफुली कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इसी को मैं अब 1 बाय 1 और क्लियर कर दूं तो आप लोग आराम से यहां पर देख सकते हैं कि इस चरण में हस्तक्षेप की नीति को अपनाया गया और उदारतापूर्ण समर्थन, बोलो जो तुम कर रहे हो करते रहो, और व्यापारिक एकाधिकार और राजस्व का एकत्रण किया, और भारत में साम्राज्य विस्तार वो करते रहे क्योंकि उन्हें वही करना था, इसलिए तुम अपना काम अपने खुद करते रहो। दूसरे चरण में इन्होंने
सक्रिय हस्तक्षेप की नीति अपनाई और सामाजिक सुधार की नीति को बल दिया, जिससे कि बाजार का निर्माण कर सके और बुद्धिजीवी वर्ग का समर्थन ले सके। कारण, ब्रिटेन के औद्योगिक हितों की पूर्ति करना, भारत को एक बाजार के रूप में निर्मित करना, भारत के आंशिक आधुनिकीकरण करना जिससे कि उनके माल की बिक्री हो सके, और भारत के बुद्धिजीवी वर्ग को अपने समर्थन में लेना और अपने कर्मचारियों के रूप में उनका इस्तेमाल करना। कहीं ना कहीं ये सभी कारण थे। और इस पीरियड में, दूसरे चरण में, उन्होंने किन चीजों पर बल दिया? उन्होंने 3 चीजों पर बल दिया। नंबर 1, समाज सुधार कानून, और दूसरा पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली, और तीसरा ईसाई मिशनरियों का बढ़ावा इस पीरियड में। और आपको पता है कि 1813 के चार्टर एक्ट से ही ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। 1813 के चार्टर एक्ट में ही पहली बार 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए प्रस्ताव दिया गया। 1 लाख रुपए जारी किए गए, लेकिन वो खर्च नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता था कि भारत में शिक्षा कहां और कैसे लागू करनी है। और इसी पीरियड में उन्होंने समाज सुधार कानून लागू करने की कोशिश की। अब कौन कौन से समाज सुधार कानून, ये देख सकते हैं। देखिए, समाज सुधार कानून सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, शिशु हत्या, नरबलि, बाल विवाह, दास प्रथा, ठगी प्रथा, इस तरह की तमाम तरह के कानून उन्होंने बनाए। तो इसमें आप देखेंगे तो मैं एक एक करके आपको बताता भी चल रहा हूं और नोट भी कर सकते हैं आप लोग। सती प्रथा कानून आपके 1829 में सती प्रथा उन्मूलन कानून पारित किया गया और इसके लिए बनाया गया एक्ट नंबर 7, ठीक है ना, 7वां कानून था। और इसे 1829 में बंगाल में लागू किया गया और 1830 में पूरे भारत में। और सहायक कौन था? सहायक थे राजा राम मोहन राय। यह पहला कंसेप्ट था। विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रयास किया गया 1856 में। एक्ट नंबर 17, ठीक है ना। और इसके सहायक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये रहे, ठीक है ना। शिशु हत्या मतलब कन्या शिशु हत्या, और इसके लिए 2 प्रयास किए गए। पहला प्रयास किया गया 1795 में और रूल नंबर 21 बनाया गया था, और दूसरा प्रयास किया गया इसके बाद में 1802 में रूल नंबर 6 यह बनाया गया और इसे संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। संपूर्ण भारत में लागू किया गया, ठीक है ना। एवरीबॉडी क्लियर है? साथ के साथ बनाते जाइए, इससे बाहर कुछ जाना नहीं है। संपूर्ण भारत में लागू। कन्या शिशु हत्या मोस्टली राजपूताना में प्रचलित थी, दहेज की वजह से और इज्जत की वजह से, कि भाई लड़की का पिता है तो उसे झुकना पड़ेगा, या लड़की के पिता होने की वजह से उन पर कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरा शासक इन पर आक्रमण करेगा, इस वजह से यह समस्या थी। तो एक बहुत बड़ा कारण था इस चीज का। तो राजपूतों में यह परंपरा प्रचलित थी, हालांकि कुरीतियां ही हैं, इनको हम कह सकते हैं। एक परंपरा और भी थी नरवली की, बेसिकली खोंड जनजाति में है। खोंड जनजाति की परंपरा है ये, और ये परंपरा आपकी खत्म हुई 1845 में, और इसके लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया। अधिकारी, उसका नाम था कैंपवेल। कैंपवेल नाम का अधिकारी नियुक्त किया गया, और उसने उन क्षेत्रों में जहां पर खोंड जनजातियां रहती हैं, उन क्षेत्रों में जाकर के सारी चीजें कंट्रोल करने की कोशिश की और काफी हद तक कंट्रोल कर दिया। उसके बाद बाल विवाह हम लोग अलग से देखेंगे। अलग अलग कानून बनाए गए। एक है आपकी दास प्रथा। भारत में दास प्रथा तो प्राचीन काल से लेकर के, मध्यकाल से लेकर के हमेशा चलती रही, और इसके लिए प्रयास किया गया 1843 में लॉर्ड एलन वरो ने।
लॉर्ड एलन बरो ने इस पर प्रतिबंध लगाया, ठीक है ना। और इसके लिए बनाया गया एक्ट नंबर 5, पूरे भारत में लागू कर दिया गया कि दास प्रथा की परंपरा नहीं चलेगी और बिल्कुल नहीं चलेगी, दास प्रथा बिल्कुल भी नहीं चलेगी। उसके साथ में एक परंपरा और चलती थी आपके दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में, खासकर गंगा यमुना के मैदान के क्षेत्र में, दिल्ली के नियरबाई क्षेत्र में ठगी प्रथा, जिस पर आमिर खान ने एक बढ़िया मूवी बनाई थी ठग ऑफ हिंदुस्तान, जो बेचारी डूब गई, ठीक है ना, ठग खुद ही ठग गया बेचारा। तो वो उसी तरह की मूवी थी ठग ऑफ हिंदुस्तान। और इसको रोकने का प्रयास किया था 1830 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, गवर्नर जनरल था, और इसने एक अधिकारी नियुक्त किया, अधिकारी, उसका नाम था कर्नल स्लीमैन। और उसने एक एक गांव को जा करके, एक एक क्षेत्र पर जाकर के कब्जा किया और जितने भी ठग थे उनको किनारे किया, सारी चीजें की। यह समझ लेना। इसके अलावा एक परंपरा और भी थी जिसको आप लोग देख सकते हैं, और वो है आपकी देवदासी प्रथा, जो कि गुप्त काल में शुरू हुई थी। मंदिर में लड़कियों को भगवान के नाम पर अर्पित कर दिया जाता था और वो ये माना जाता था कि अब वो ईश्वर की पत्नी बन गई हैं, और वो आजीवन वहीं रहती थी, मंदिर की देखभाल करने के लिए, सारी चीजों के लिए। लेकिन उसी परंपरा में कहीं ना कहीं कुछ एक पुजारी वर्ग भी रहता था जो उनका शोषण करता था। तो ये भी एक कुप्रथा थी और मजबूरी में लड़कियां वहां रहती थी, और इसको रोका गया, इसको प्रतिबंधित किया गया 1947 में, देश की आजादी के समय। और इसके लिए बाकायदा कानून बनाया गया, देवदासी प्रथा उन्मूलन अधिनियम, उन्मूलन अधिनियम, ये बनाया गया। तो ये कुछ ऐसे समाज सुधार कानून थे जिनको ब्रिटिश सरकार ने लागू किया। हकीकत में देखा जाए तो बहुत सारे अच्छे काम किए हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, क्योंकि कुछ ऐसी अमानवीय कृतियां थीं जिनको हम लोग सोच भी नहीं सकते कि उनको हम लोग कैसे रोक पाते। और ऐसा नहीं कि राजा महाराजा जनता जानती नहीं थी, समझती नहीं थी, लेकिन धर्म के आगे, क्योंकि हमारा समाज धर्म के माध्यम से चलता है, और धर्म के आगे आसान नहीं होता बदलाव करना। हो सकता बदलाव बहुत बड़े होते, हो सकता है कि बदलाव ना हो पाते, क्या करोगे, या बहुत धीमे धीमे होते। तो अब आप समझ सकते हैं। इसी में एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा था, जो मैंने कहा था बाल विवाह। बाल विवाह की परंपरा हमारे यहां बहुत पहले से प्रचलित है, बिल्कुल प्राचीन काल से। और बाल विवाह रोकने के लिए भी भारत सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने कई प्रयास किए। इनमें से सबसे पहला प्रयास किया 1800 ये आपके 1872 में। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये जो प्रयास किए गए हैं, ये किए गए हैं 1857 के बाद, उससे पहले प्रयास नहीं किए गए, यानी कि तृतीय चरण में, ठीक है ना, ध्यान रखना, यह तृतीय चरण में किए गए हैं। 1872 में इसके लिए उन्होंने एक कानून बनाया, नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट। और इसमें सहायक थे केशव चंद्र सेन, ठीक है ना। इसी को हम ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो शादी की जो उम्र है वो 14 और 18 वर्ष कर दी गई, ये गर्ल्स के लिए, ये बॉयज के लिए, ये इसमें कर दी गई। और साथ के साथ बहुविवाह भी प्रतिबंधित कर दिया गया। उसके बाद दूसरी घटना आती है 1891 की, और इसमें जो कानून बनाया गया, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, सम्मति आयु अधिनियम, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ठीक है ना। और
ये बीएम मालावारी की सहायता से किया गया, बीएम माला बारी की सहायता से, और इसमें आपकी एज कर दी गई आपकी 12 और 18, गर्ल्स बॉयज, ठीक है ना। उसके बाद 1930 में बनाया गया शारदा एक्ट, और इसके सहायक थे हरविलास शारदा, बहुत बड़े समाज सुधारक थे हरविलास शारदा, ठीक है ना, हरविलास शारदा। और इसमें उम्र फिर कर दी गई आपकी 14 और 18, ये निश्चित कर दी गई बॉयज। इस तरीके से ये सारी चीजें हुई थी। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ये आपके तीसरे चरण की है जिसमें सरकार ने सीमित हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, बाकी दूसरे चरण में ये नहीं था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा के विकास के लिए कई सारे प्रयास किए थे, दूसरे चरण में ही ये किए थे, और विभिन्न आयोगों का गठन किया। इसको हम अलग अलग से पढ़ाएंगे, एजुकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया। और 1813 के चार्टर एक्ट से ही भारत में कार्य करने की इनको अनुमति दी गई थी। ओके एवरीबॉडी, ठीक है। और तीसरा चरण आपका ये रहा, इसमें उदासीन निष्क्रिय हस्तक्षेप की नीति अपनाई, रूढ़िवादी तत्वों को बढ़ावा दिया, बोलो तुमको जो करना है करो, ठीक ना। केवल शिक्षा को बढ़ावा दिया गया और महिला विकास पर बल दिया गया, वो भी बाल विवाह पर प्रतिबंध का प्रयास, बाल विवाह पर प्रतिबंध का प्रयास, केवल शिक्षा के विकास के लिए प्रयास किए गए। इसका मुख्य कारण था 1857 का विद्रोह, बस। तो ये थे आपके बाल विवाह के अधिनियम जो तीसरे चरण में शुरू किए गए थे। तो इनको आप याद कर लीजिए, अब काम हो जाएगा। और इसके बाद जो कुछ भी है वो पढ़ेंगे हम फिर समाज सुधार आंदोलन, वो भारतीय शासकों ने क्या क्या किए हैं, कैसे कैसे किए हैं, उनके बारे में। और साथ के साथ ब्रिटिश कंपनी की एजुकेशन पॉलिसी, कब कब कौन कौन से आयोग बनाए गए, कैसे कैसे उन्होंने प्रयास किया, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। होपफुली कि आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। और आप में से जो भी छात्र चाहते हैं कि इतिहास वैकल्पिक विषय लेकर के 300 प्लस नंबर मेरे साथ लेकर के आगे बढ़ें, तो वो जून 2026 के इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जून बैच को, जो कि 2 जून से स्टार्ट हो रहा है मेरे साथ, यानी कि मनोज सर के साथ, दोपहर में 1 बजे। तो जल्दी कीजिए, MK लाइव कोड के माध्यम से मात्र 14,999 रुपए में इस बैच को ज्वाइन करिए फटाफट, ठीक है ना। और किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो मुझे यहां पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, ये रहा, ये ओके मेल आईडी। लेकिन इस ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, टेलीग्राम बार ग्रुप, बार कोड है, ओके। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।